नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। और लास्ट वीक मार्केट ने काफी करामात दिखाया और उस करामात के पीछे बहुत हद तक मैक्रो पिक्चर थी। कच्चा तेल परेशान कर रहा था, करेंसी बहुत परेशान कर रही थी और मिड वीक में महंगाई का नंबर भी आया जो कि काफी ज्यादा निकल के आया। होलसेल जो महंगाई का नंबर आया वो बहुत ज्यादा है। तो इन सब का असर मार्केट में देखने को मिल रहा है और चार्ट में काफी कुछ रिफ्लेक्शन भी अब आ रहे हैं। तो हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। सरवेन जी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो मार्केट अब जैसा लगता है कि अटक गया, ऊपर जा ही नहीं पा रहा। 24,000 को तोड़ना उसके लिए बहुत ही मतलब लोहे के चने चबाना जैसी बात हो गई है। तो सरवेन जी, बहुत बहुत स्वागत है और एक ब्रीफ कमेंट्री दीजिए, फिर हम लोग चार्ट शुरू करें। नमस्कार नीरज जी, दर्शकों को भी बहुत-बहुत नमस्कार। देखिए ये हफ्ता मुझे बहुत क्लैरिटी हो गई। आप लास्ट 5-6 हफ्ते से एक टाइट रेंज में फँसे हुए थे। आप 23,800 से लेके तकरीबन 24,500 फँसे थे। तो ये हफ्ता मैं कहता हूँ कि इस हफ्ते की थीम ये है कि क्लैरिटी। इस हफ्ते में काफ़ी क्लैरिटी काफ़ी जो है वो चीज़ों पे आ गई है और थीम यही रहेगी कि अब कहीं देखिए बेयर्स ने गेम को अप कर दिया है। पहले 26,300 बेचा करते थे, फिर 24,500 600 24,300 24,500 में बेचने आ गए, उसको 6 हफ्ता डिफेंड किया और अब 23,800 वाली जो नीचे इस 6 हफ्ते या 5 हफ्ते की जो रेंज रही थी नीचे की तरफ, उसको भी तोड़ के कल जब आप फ्राइडे को देखिए आपने जब पुल बैक किया नीचे से, तो एग्ज़ैक्टली आपको 23,800 पे फिर बेस ने पकड़ लिया, तो आपको ले नहीं जाने दिया ऊपर। तो ये इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि पिक्चर बहुत क्लियर है। जी। इस हफ्ते पिक्चर पूरी क्लियर है। तो अब ये जो 23,643 पे अटका हुआ है, जी। क्या लग रहा है कि मतलब हम लोग इस बात को कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब आप 5-6 हफ्ते हो गए हैं, जी। तो मार्केट का इसी रेंज में आगे भी खेलता रहेगा या आइदर साइड का कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा? ये तो हम क्लियर हो गए हैं। लास्ट 2 पॉडकास्ट से क्लैरिटी तो हो गई कि बेयर्स हैव गॉट एन अपर हैंड। तो अब ये देखिए सेटअप भी बड़ा क्लियर हो गया है। 2 साल में अगर आप देखते हैं, तो आपको दिखता है कि लार्जर रेंज ब्रॉडली 26 और 22, 26,300 और नीचे में 22,300, 21,800। तो समझने के लिए 26 और 22 ये आपकी ब्रॉड रेंज हो गई। इसके बीच में आपने एक लड़ाई लगी, 24-24-300 पे आपने एक लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई बेयर्स जीत गए। तो अब आप इसको देख लीजिए, डाउ साहब क्या बोल गए थे, ट्रेंड 3 तरह की होती है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म रेंज तो आपकी ये 4,000 पॉइंट की है। उसके अंदर एक छोटी रेंज निकली जिसको हम बोलेंगे उससे मीडियम टर्म। तो मीडियम टर्म रेंज जो है मुझे लगता है कि इस बार ये 23,800 टूटने के बाद मीडियम टर्म रेंज भी कैप हो गई और अब लगता है कि वही 24,500 से 22,000 की रेंज। तो ऊपर का 15,000 पॉइंट तो मुझे लगता है कि बुल्स के हाथों से फिलहाल गया हुआ लग रहा है। देखिए, मार्केट डायनामिक है, तो इस हफ्ते ऐसा लग रहा है, ये क्लैरिटी आ गई कि ऊपर का गेम तो छूट गया। अब बुल्स 24,500 24 वही 24,500 24,300 पे नानी याद आ गई वाला बात जो है, वो उसको अब वहां ले जाने में तो और भी नानी याद आ जाएगी। अब तो मुझे लगता है कि 23,800 शॉर्ट टर्म में, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में, अब मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि 23,800 के ऊपर ले जाने में भी नानी याद आ जाए जो फ्राइडे को हुआ। तो क्योंकि आपने वो ज़ोन तोड़ दिया है, मुझे लगता है कि अब आप एक ये 700 पॉइंट नीचे की तरफ और फिसलेंगे तो अब आप मुझे लगता है कि जब आपने 23,800 में रेंज टूटी है तो 23,000 का तो घर खुल गया आपका। 23 22,900 23,000 का घर खुल गया। शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म तो रेंज वही है 22 से साढ़े हम्म। 24, लॉन्ग टर्म रेंज है 22 से 26। तो अब ये समीकरण बनता चला जा रहा है कि हर तरीके से जब आप देख रहे हैं, तो लग रहा है कि लोअर एंड ऑफ द रेंज आएगी। बेयर्स का हैंड हैवी है, बेयर्स का हाथ भारी है, देव गॉट अपर हैंड। तो मुझे लगता है कि गए हफ्ते मैंने कहा था 60-40 बेयर्स के कंट्रोल में मार्केट है। इस बार मैं उसको 65-35 करूंगा। आई थिंक 23,800 को भी डिफेंड कर ले जाना फ्राइडे को, ये बेयर्स की जीत है मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में। मीडियम टर्म में ऑलरेडी जीते हुए हैं, लॉन्ग टर्म में जीत रहे हैं। मीडियम टर्म में जीत गए थे गए हफ्ते, अटका के रखा था और शॉर्ट टर्म की भी लड़ाई अब उनके पास है। 65-35 या 70-30 इन फेवर ऑफ बेयर्स और आप नीचे 22-22-300 की तरफ फिसलेंगे। ऐसा क्लैरिटी मुझे इस हफ्ते में ऐसा लग रहा है आ गई है। अन्यथा कि आप ट्रम्प साहब अब कोई ट्वीट कर दें, तो वो मेरे हाथ में नहीं है, तो मंडे देखेंगे। बट एज़ ऑफ टुडे, एज़ ऑफ स्पीकिंग मुझे लगता है 65-35 इन फेवर ऑफ बेयर्स। 22-22-300 का घर खुला हुआ है नीचे में। मतलब आप ये करो कि ननिहाल अब थोड़ा और नीचे आ गया, 23,800 पे नानी घर हो गया है। हाँ, मतलब एक-एक गाँव बेयर्स आपसे जीतते जा आपके राजपाट का गाँव एक-एक करके बेयर्स आपसे जीतते जा रहे हैं। आपको एक-एक बैक फुट पे डालते जा रहे हैं। बेयर्स पीछे हटते जा रहे हैं, बुल्स टेरिटरी में बेयर्स आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और एक-एक गाँव बुल से छीनते जा रहे हैं। तो यस, नानी का घर और नानी ने और कंट्रोल कर लिया है और अंदर आ गए हैं बेयर्स। जी। ओके।
चलो ठीक जब है। आगे देखते हैं निफ्टी 500। जी। निफ्टी 500 में भी लगभग मुझे तो वैसे ही दिख रहा है। आपको आपको कैसा लग रहा है? 22,531 है। देखिए निफ्टी 500 में एक ट्रिक ये दिखती है मुझे, पूरे वीक के दौरान अगर आप देखें तो मिड स्मॉल में थोड़ा थोड़ा हरियाली मोमेंटम बना रहता है, लेकिन आखिरी के 2 दिनों में थर्सडे फ्राइडे को मिड और स्मॉल और माइक्रो कैप में भी थोड़ी सी जैसे ना कि प्रॉफिट बुकिंग जैसी दिखी। तो इसमें क्या संकेत बन रहे हैं? देखिए, हम तो ऊपर से ही लोगों को बोल रहे हैं कि भैया अगर आपने ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ी एवरेजिंग एवरेजिंग की 22,300 पे, जहां हमने बोला आरआर थोड़ा सा बुल्स के फेवर में है, तो बेयर मार्केट के बाउंस बैक बहुत शार्प होते हैं और आप उस पे मुनाफा लेके निकलना चाहेंगे तो एटलीस्ट जो नई क्वांटिटी आपने की थी, तो हम लास्ट हम्म, दो ढाई हफ्ते मिले आपको इसके ऊपर अमल करने के लिए कि भाई 2 ढाई हफ्ते 3 हफ्ते का आपको टाइम मिला कि बाजार ऊपर रहा 24,500 के आसपास, आप धीमे धीमे जो भी आपने नीचे 22,000 23,300 के आसपास आपने जो सामान लिया रहेगा, जो लिया रहेगा, वो अगर आप थोड़ा बुक करेंगे तो आपको वो पैसा आपको आगे कुशन देगा, क्योंकि एक तो आपने ड्राई पाउडर क्रिएट कर लिया, आपने थोड़ा प्रॉफिट भी क्रिएट कर लिया। 50 वाली चीज आपने 60 में बेच ली, 65 में बेची, 100 वाली चीज 50 हुई थी, आपने 50 में लेके 60 65 70 75 जो भी जैसा जिसका जो पुलबैक है आपने बेच लिया, तो आपके घर में थोड़ा ड्राई पाउडर वापस बन गया। प्लस ये जो ऊपर के 20-25 पॉइंट आपने कमाए, ये आपका हम्म, 20 एक पॉइंट जो आपने कमाए एवरेज, वो आपका प्रॉफिट, वो भी आपका ड्राई पाउडर बन गया। तो आप यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन कि जब कभी आपको एक मौका मिलेगा नीचे वापस, तो आप दोबारा ले पाएंगे, आपके पास ड्राई पाउडर रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा हम्म, थोड़ा ड्राई पाउडर बीच बीच में बनाते रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेयर मार्केट बाउंस ही है, लॉन्ग टर्म का गेम बुल्स हारे हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो वो तो क्लियर प्रूव हो ही गया है कि आप 24,500 भी डिफेंड नहीं कर पाए। तो लॉन्ग टर्म का बुल्स के हाथ से गेम अभी फिलहाल निकला हुआ है, 22,000 पे उनके हाथ में गेम दोबारा आएगा, अगर वो उस समय हम्म, कंट्रोल लेना चाहेंगे। देखिए, आप 22,300 पे जाएंगे, तो क्या बुल्स रेडी हैं वहां पे कंट्रोल लेने के लिए? लास्ट टाइम लगे थे, तो हमने बोला कि भाई लग रहा है बुल्स कंट्रोल ले लेंगे। तो जब 22 के आसपास पहुंचेंगे फिर हम डिसाइड करेंगे। बट फिलहाल जैसे मैंने बोला ना कि थोड़ा बहुत ट्रेडिंग का प्रॉफिट अगर आपका आया हुआ है लास्ट 4 5 6 हफ्तों में, जो आपने बाउंस बैक में आपने अगर आया हुआ है, उसको ले लेने में कोई बुराई नहीं है। पैसा घर ले जाने में कोई बुराई नहीं है। मनी बेच के ही पैसा अकाउंट में आता है। अगर आप डीमैट में माल लेके खड़े रहेंगे तो वो पेपर में ही आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, पेपर में आपको थोड़े दिन अच्छा लगेगा, बाद में वो तकलीफ देगा। जी। ट्रू, ट्रू, ट्रू। एक सेक्टर था आईटी, और जी। इसमें जो है बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई है। पिछले हफ्ते हमने 2 लोगों से बातचीत की थी, एक अनुराग सिंह जी। से और एक अभय अग्रवाल से। दोनों के एकदम जी। डाइवर्स व्यू थे, अपने अपने नजरिया है। अनुराग सिंह का मानना था कि नहीं, आईटी में अब टेक्टिकल बाइंग का समय है, और अभय का मानना था कि नहीं नहीं, बिल्कुल छूना नहीं चाहिए। दोनों एकदम उत्तर दक्षिण वाले व्यू थे, तो वो अपने अपने एनालिसिस है, मैं किसी को गलत सही नहीं कहता हूँ। मेरा अपना भी एक व्यू है, तो सबका अपना अपना व्यू होता है, तो कोई गलत नहीं, जो जिसको सही लगता है वो जी। बोलता है। जी। लेकिन हमने देखा कि लास्ट वीक अच्छी पिटाई हुई है आईटी की। एक तो खबर आई थी, दर्शकों को याद होगा कि ओपन एआई नाम की जो कंपनी, जो चैट जीपीटी जिसके नाम से आप जानते हो, उसने एक इम्प्लीमेंटेशन की कंपनी बना दी है। टुमारो नाम की एक कंपनी को उसने हायर किया, एक्वायर किया, और अब वो जो काम टीसीएस इन्फोसिस को करना था, वो काम भी वो खुद करेंगे। उस हुँ। खबर के बाद से 3 दिन ऐसी पिटाई हुई ना आईटी की अक्रॉस द सेक्टर। केवल शुक्रवार को थोड़ा, जिसको कहते हैं ना कि डेड कैट बाउंस जैसा आपको हल्का सा दिखा, वो भी एक आध जगह, अदरवाइज बुरी तरीके से पिटे हैं। तो जी। फंडामेंटल स्टोरी इज वीक। ये मेरी भी निजी राय, एनालिसिस एक अलग चीज है, लेकिन मेरी भी निजी राय, फंडामेंटल स्टोरी इज वीक इन आईटी। बट चार्ट पे क्या दिख रहा है भाई? ये तो अननेसेसरी पिटाई पिछले हफ्ते जबरदस्त हुई। देखिए, जब ये निफ्टी ने 22 वाले लेवल्स 22,300 वाला लो बनाया था, उससे 1-2 हफ्ते पहले ये बाउंस बैक, उससे पहले ही निफ्टी आईटी ने पहले ही अपना एक वीकली में बेस बना के एक कोशिश तो की थी। देखिए, हमेशा एक लॉन्ग रन में आप एक कोशिश तो ज़रूर करते हैं, कोशिश की थी आईटी ने संभलने की, बट लार्जर रेंज अपना काम कहीं कर रही है। इसको देख के ही लग रहा था कि वो लार्जर रेंज जो इसकी थी 46,000 से लेके 26,000, नीचे में 26,200, ऊपर में 46,000 गया था, एक 20,000 पॉइंट की मोटा-मोटी इसकी एक लॉन्ग टर्म रेंज रही थी, जिसके बीच में हमने कहा कि वो 46,000 वाला ब्रेकआउट जो था वो एक बुल ट्रैप था, और लार्जर रेंज जो रही है, अगर आपको चार्ट पे दिखेगी, वो 40,000 से तकरीबन 26,000 की रेंज रही है। तो आप अपनी लॉन्ग डेटेड रेंज की तरफ जा रहे हैं। ये रेंज इसकी 2021 से बनी हुई है, तो कोई छोटी-मोटी रेंज नहीं है। सेंटीमेंट वाइज़ अगर मैं देखूँ तो लोग ज़्यादा बेयरिश हैं आईटी में और कम बुलिश हैं, तो वहाँ पे थोड़ा डर भी है। तो ऐसे मौकों में मैं तो खरीदारी की कोशिश करता हूँ,
तो आईटी इंडेक्स में मुझे लग रहा है कि अगर ये 26-200 को रोक ले गया, अभी आप उस टेरिटरी में जा रहे हैं जहां बुल्स आएंगे और कोशिश करेंगे इसको डिफेंड करने के लिए। तो मेरा मानना है कि अगर 26,000 या 22,800 से 26,200 वाली रेंज अगर निफ्टी आईटी में डिफेंड हो गई अगले 2 हफ्ते, नेक्स्ट फोर्टनाइट का मेरा यहाँ फिल्टर है, अगर 2 हफ्ते वो डिफेंड हो गई और कोई ग्रीन शूट दिखा, तो मुझे फिर और ये प्योरली लॉन्ग टर्म वाले सेटअप में रहेगा। शॉर्ट टर्म तो देखिए ट्रेंड डाउन ही है। शॉर्ट टर्म सेटअप में अभी कोई रिवर्सल नहीं है। बट विद इन द लॉन्ग टर्म आरआर जिस सेटअप को या जिस फिलॉसफी को लेके हमने निफ्टी में 22,300 के आसपास बोला था कि अब आरआर फेवरेबल नहीं है बेयर्स का और बुल्स का फेवरेबल है, उस माइंडसेट से मैं कहूंगा कि डेफिनेटली लॉन्ग रन के हिसाब से अगर 2-3 साल के हिसाब से आप देखना चाहते हैं, तो बड़े नामों को देखना चाहिए। कहाँ मिलती है आपको 4% की डिविडेंड यील्ड, 15 का पी मल्टीपल, 30, 35, 40% का आरओई, आरओसी। अब अगर आपको लॉन्ग टर्म में इसको भी नहीं बाय करना है, तो भाई साहब फिर आप क्या बाय करेंगे? मुझे नहीं मालूम। मैं तो आईटी में अब बेरिश नहीं हूँ। हाँ, बुलिश कितनी स्ट्रांगली होऊँगा, वो अगला 1 हफ्ता 10 दिन बताएगा। बट मुझे लगता है आरआर इज़ नाउ इन नॉट इन फेवर ऑफ बेयर्स और यहाँ पे इंक्रीमेंटल बेचने का या मंदी करने का टाइम मुझे लगता है निकल गया है। ठीक है, अगर 26,000 टूटेगा, किसी कारण से 22,800 25,800 टूटेगा, तो येस, बाज़ार के साथ-साथ आप 1,000-1,500 पॉइंट और गिर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर ज़ीरो आप आईटी में थे, जो मुझे लगता है, अगर 26,000 के आस-पास आते हैं, तो लॉन्ग डेटेड एसआईपी आप मेरे हिसाब से धीमे-धीमे चालू कर सकते हैं। एक साथ मत लीजिए, बट लॉन्ग डेटेड एसआईपी अगर आप अब नहीं चालू करेंगे 15 के मल्टीपल पे, तो मुझे नहीं लगता कि आप कब करेंगे। तो भाई फिर तो आपकी इन्वेस्टिंग की हाइपोथेसिस ही कुछ उल्टी है। और क्या ये कंपनियां सीधा लॉस बनाने लगेंगी अगले 2-4 सालों में? बड़ी वाली कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ। लार्ज कैप में मैं हमेशा रहना चाहता हूँ, टॉप 3-4 नेम्स। मुझे नहीं लगता। तो पैसा तो बनाएंगी 40% के बजाय शायद 35 बनाए, तो क्या ही दिक्कत है? और जैसे-जैसे गिरेंगी बॉन्ड यील्ड, वैसे-वैसे इनकी डिविडेंड यील्ड बढ़ती जाएगी। नाम नहीं लेना चाहता, बट बड़े स्टॉक्स में एक की 4.5 है, एक की 3.5 है। 4.5% की डिविडेंड यील्ड और 40 का 15 का पी मल्टीपल और 40 का देखिए, मैं फंडामेंटल वाला हूँ नहीं, लेकिन फंडामेंटल एनालिस्ट था अपने करियर के स्टार्ट में ना, तो बेसिक पैरामीटर तो देखता हूँ ना कि भाई 40% कमा रही है पैसा अपने लिए, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 40%, तो अभी और क्या चाहिए आपको? ये कंपनी भी अगर आपको अच्छी नहीं लगती है लॉन्ग डेटेड पोर्टफोलियो के लिए, तो भाई साहब फिर आप पोर्टफोलियो नहीं लेकिन मैनेज कर रहे हैं, कुछ और ही सुनील कर जी, रहे हैं। सुनो ना, जी, अब आप अनुराग जी के कैंप में चले गए। आपके जी। अब चार्ट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, और मैं फंडामेंटल क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ कि आप उसका वैसे मैं ही वो जवाब देखता भी दें। नहीं हूँ। जी, जी, हाँ, जी, जी। एग्जैक्टली। तो इसमें थ्योरी क्या बन रही है कि इनका जो बिजनेस मॉडल है ना, वही इन क्वेश्चन मार्क हो गया है। तो फिर वो 4% की डिविडेंड यील्ड या 65% की आरओसी का कोई सेंस ही नहीं बनता। लोग ये कह रहे हैं, मतलब उनका कहना है मतलब कि आपका धंधा ही क्वेश्चन मार्क में है, तो फिर आप कितना सस्ते बिक रहे हो, तो किसी वजह से बिक रहे हैं। फंडामेंटल का लॉजिक ये है। लेकिन सर मैं नहीं कह रहा हूँ कि देखिए, आप मैं उसको जस्टिफाई करें। सेंटिमेंट सर सेंटिमेंट बॉटम में सबसे नेगेटिव रहता है। ये फंडामेंटल वालों से मुझे यही तो प्रॉब्लम है। बॉटम में मंदोड़ी हो जाते हैं, टॉप में उनको कुछ टॉप जब बन रहा होता है तो ग्रिड में उनको कुछ दिखता नहीं है। दैट इज़ व्हाई हाँ, मुझे फंडामेंटल से कोई, अगर आप फंडामेंटल प्योरली अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे, तो हम्म, 15 के पी वाला स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक अगर आप ब्लू चिप नहीं लेंगे, तो फिर आप ज़िंदगी में क्या लेंगे मुझे नहीं मालूम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ट्रेड सही जाएगा कि गलत जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग हम्म, टू से इन अ ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग्स, अरे कल से कल ये लॉस बना के 40 का आरओई बन के 7% थोड़ी ना रह जाएगा उनका कि 4 साल में इतना लॉस कर लेंगे कि आरओसी आरओसी की पिटाई हो जाएगी। अरे वो कंपनियां भी वेल मैनेज्ड कॉर्पोरेट कंपनियां हैं। वहां पे कोई समझदार लोग बैठे हैं, वहां कोई गधे थोड़ी ना बैठे हैं। तो दे विल डू व्हाट दे हैज टू बी डन। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ब्रॉडली, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, अगर आप 10-15 पी मल्टीपल का स्टॉक भी बाय नहीं करेंगे, क्वालिटी स्टॉक, तो फिर आप क्या करेंगे लाइफ में मुझे नहीं मालूम। पोर्टफोलियो के लिए आप क्या करेंगे? ओके, ट्रेडिंग की यहाँ वेरी बात नहीं चल रही। वेरी या वेरी इंटरेस्टिंग। और या दर्शकों को अगेन यहाँ पे याद दिला दूं कि डिस्क्लोजर है ये कि आप अपने मन से कोई फैसला लीजिएगा, ये सिर्फ जी, एजुकेशनल पर्पस है। मेरा काम है आपको हर तरह के व्यू दिखाना। तो मैंने सरवेन का व्यू आपको दिखाया, मैंने अनुराग का व्यू आपको दिखाया, मैंने सुनील जी का व्यू इस पर है, और अभय अग्रवाल का है। इसके साथ ही जो मेरे एक चैनल पर नहीं है लेकिन उनकी बहुत गजब की बात है, अजय श्रीवास्तव, डायमेंशन कंसल्टिंग के जो गुरुग्राम वाले, उन्होंने तो यहां तक बोल दिया कि इनके सीईओ को सैक करो, ये लोग कुछ नहीं कर रहे। इतने हार्ड कमेंट उन्होंने दिए। तो खैर आईटी को लेकर के ये काफी इस समय दोनों तरह के बहुत ही स्ट्रांग व्यूज हैं, लेकिन आपको फैसला बहुत सोच समझ कर और अपने एडवाइजर से पूछ के लेना है, अपने डिस्क्लोजर के साथ। जी, बताइए। घर सही जाएँगे वो बात की बात है, बट आई एम अ लॉन्ग टर्म इंडिया बुल। हमने तो 2 ढाई हाँ, साल की मंदी बोली थी, उसमें से 18 महीने निकल गए। पीपल हैव टू हाँ, फर्स्ट अंडरस्टैंड किस माइंडसेट से हम आ रहे हैं। हमारे 2 साल के मंदी के
18 महीने निकल गए और ये तो बेचारा लास्ट 15-18 महीने से अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। जब सेंटिमेंट हम्म, सबसे वीक होता है तो हम बायर हैं, जब सब सेंटिमेंट सबसे बुलिश होता है तो हम सेलिंग के मौके ढूंढते हैं। तो हम्म, अगर बाइंग के मौके ढूंढने हैं सबसे पहले किसी सेक्टोरियल इंडाइसेस में, तो वो वो आईटी है, आईटी। आईटी है, आईटी है। दैट्स इट। क्या खत्म। बात, जी, वेरी नाइस। जी, तो चलो अब आईटी से आगे बढ़ते हैं। जी, दो बॉन्ड यील्ड है, यूएस की और एक भारत की भी। दोनों दस जी, दस साल वाले हमने बॉन्ड यील्ड रखे हैं। यूएस की जी, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.59 पे चल रही है। जी, पिछले एक डेढ़ में युद्ध के आसपास आप याद करिए तो 3.98 तक चली गई थी। जी, वहां से लगातार बढ़ते हुए ये 4.5, अब तो मतलब 4.60 पहुंच गई है। बॉन्ड यील्ड ये दर्शाती है कि मनी सप्लाई या मनी मार्केट आपको ये इशारे कर रहा है कि महंगाई बहुत जबरदस्त बढ़ने वाली है। ये सिंपल एक जी, मोटा मतलब है इसका। और जी, भारत की बॉन्ड यील्ड भी वही दिखा रही, 7% से ऊपर। यानी कि सरकार जो लोन लेगी उसको इस रेट पे मिलेगा, मोटा समझ लो आप, बिल्कुल बेसिक। जी। तो ये भी दिखा रहा है कि महंगाई तगड़ी है। और आगे हम लोगों ने देखा कि डब्ल्यूपीआई का नंबर भी आया 8.3। अब भैया चार्ट में बताओ कि ये पहले तो यूएस वाली बॉन्ड डील 10 ईयर की बताओ, ये लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब ये क्या दर्शा रही भाई, 4.6 तो बहुत ज्यादा बॉन्ड यील्ड है। एकदम बहुत खतरे का, जिसको आप बोलते हैं ना कि जब बाढ़ आती है तो ब्रिज के नीचे खतरे के लाल निशान होते हैं, और सरकार कहती है, मॉनसून डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई नदी खतरे के लेवल से ऊपर बह रही है। तो ये तो वही है। अब आपको इसको माने कि नहीं माने, अब देखिए 40 साल का ये डाउन ट्रेंड है, तो लोग ट्रोल करने आ जाएंगे कि आप तो 2 साल से बोल रहे हैं। अरे भाई 40 साल का डाउन ट्रेंड है, 8 साल का असर आएगा और 22 में इसका ब्रेकआउट हुआ। तो देखिए पहली बात तो इंडिया बॉन्ड यील्ड का ये सेम पैटर्न लीड लैग को कितने अच्छे से समझा रहा है। जो इसने 22 में ब्रेकआउट किया था इस पर्टिकुलर बेयर मार्केट लाइन से, वो इंडिया 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अब कर रही है 4 साल के बाद। 4 साल का लैग है इंडिया बॉन्ड यील्ड में, क्योंकि हम किसी कारण से यूएस से इतना लैग कर रहे हैं, क्योंकि यूएस एक रिजर्व करेंसी है, डॉलर एक रिजर्व करेंसी है, उनके पास बड़ी बैलेंस शीट है, वो हमसे आगे चल रहे थे। अब हम, अच्छा वो तो रिजर्व करेंसी है, वो तो कैसे संभाल रहे हैं बेचारे, उनकी संभली हुई है। अपनी अगर ये निकली तो अपन अपनी अपनी कैसे संभलेगी वो देखेंगे। ठीक है, हमारे भी इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, कुछ ना कुछ करेंगे, बट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि 4 साल पहले जब इसने इस लेवल को निकाला था, इसका भाव था 2.75। वहां से ये गया 5.20, तकरीबन 5.20, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल। डबल नहीं से 70-80%। तो अगर इंडिया वो चीज अब निकाल रही है और हम कहते हैं 60% भी बॉन्ड यील्ड यहां से चल सकती है, तो वो जब 2.75 की निकली थी तो 5 सवा 5 आ गई। ये अगर 7 में निकालेगी तो भाई साहब मैं नंबर नहीं बोलना चाहता, ठीक है? तो आप मत 10 बोलो, प्लस मत भी हो बोलो। सकते हैं। लुकिंग एट दिस चार्ट यू कैन बी 10 प्लस। कौन तैयार है उसके लिए? फिलहाल तो मेरा वो टारगेट नहीं है। जहां से मैंने ये चार्ट्स पकड़े हैं, मेरे जो एलियट वेव के टारगेट्स आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि इंडिया 8.5 पौने 9 ये जगह है, और यूएस में जगह है 5.5 6 तक की, 5.5 पौने 6। 1-1% तो और कम से कम दोनों में जगह है, ज्यादा नहीं बात करते। इतनी बड़ी इतनी बड़ी बेयर मार्केट से निकला है। वैसे तो मैं कह रहा हूँ 8 साल तक बॉन्ड यील्ड्स हार्ड होती रहेंगी यूएस में, उतना बड़ा ये ब्रेकआउट है। 40 का 1/4 आप करेंगे तो आप सॉरी 1/5 करेंगे 20%, तो भी 8 साल का ब्रेकआउट है वो। तो अज्यूमिंग कि 2020 में बॉटम बना था यूएस 10 ईयर का, तो 2028 तक ये स्टोरी चलेगी। तो 2 साल और यूएस के बाकी हैं हार्डनिंग के, मेरे हिसाब से। ये 8 साल का कॉल लिया था हमने 2020 में कि 8 साल तक का बॉन्ड यील्ड यहां से हार्ड होगी। हमने तो एक्चुअली बॉटम में ही कॉल किया था, वो बात की बात है यूएस क्लाइंट्स के लिए, यूएस एच फंड्स के लिए। बट यहाँ पे आप देखिए कि 2028 तक का विंडो खुला हुआ है कि ये 2 साल और हार्ड होगी। इंडिया ने अभी चालू किया है वो काम, तो अगर उसकी विंडो 2 साल की है और आप उसको लैग कर रहे हो, तो आपकी कहीं ये हार्डनिंग की विंडो 3-4 साल रह सकती है। तो लेट्स सी। आई थिंक अभी वो ट्रेंड लाइन का जस्ट ब्रेकआउट हो रहा है, वो रेड फ्लैग है। बट यूएस के केस में क्या हुआ है, ब्रेकआउट के बाद का जो छोटा सा कंसोलिडेशन आपको 2 साल का दिख रहा है, 22-24 वाला, 24 वाला, हम्म, उसका ब्रेकआउट हो गया है। उस छोटी वाली रेड लाइन का इस हफ्ते में ब्रेकआउट हो गया, जिससे मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि भाई ये तो यहीं से ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये भी अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो इंडिया का भी अब ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ये सस्टेन करेगा। तो मुझे लग रहा है कि आप 8.25 8.5 तक जा सकते हैं। 1 से 1.5%, सवा से 1.5% का 125 टू 150 बेसिस पॉइंट्स की जगह आपके लिए अभी है इंडिया में, और सेम तकरीबन तकरीबन 100 टू 125 बेसिस पॉइंट जगह यूएस के लिए। ये मेरे हिसाब से समीकरण अच्छा नहीं है और ये तकलीफ आपको देके जाएगा, ये रेड फ्लैग है।
और ये बड़े लॉन्ग टर्म के चार्ट्स हैं, इनको कल के कल इनके विश्लेषण करने मत बैठ जाइए। ये 7-8 साल के ट्रेंड आपको देंगे, जो कि यूएस में ऑलरेडी आ चुका है। 6 साल का ट्रेंड तो मैंने पकड़ के दिया लोगों को, अभी 2 साल और बाकी है, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरे भी ट्रेड का फैग एंड ही है, मतलब ती 3/4 मैं खा चुका हूँ, 1/4 बाकी है यूएस बॉन्ड यील्ड के लिए। इंडिया में मुझे लगता है कि ये 3-4 साल की हार्डनिंग यहाँ से हो सकती है। ग्रेजुअली यू माइट एंड अप एट 10 प्लस, बट फिलहाल के लिए 8.25 साढ़े 8 ये इंडिया का भी हो जाएगा, ऐसा मेरा अभी फिलहाल मानना है। जी। ये जो 10 बोल दिया ना आपने, बहुत सारे लोगों को बुखार आ जाएगा सुन के। सर देखिए जो दिख रहा है सच वो बोल रहे हैं, गलत सही जाना वो हमारे अच्छा तो हर चीज का हमारे पास स्टॉप लॉस ऐसा थोड़ी ना है। हर चीज का एक हाँ, स्टॉप लॉस भी आप लेके चलेंगे तो 6.40 के नीचे सही। नहीं जा रही है। ये यूएस की यील्ड 3.80 3.90 के नीचे नहीं जा रही इतनी आसानी से, और हम्म, 5 सवा 5 पहले जा रही है। और जब आप इंडिया का चार्ट दिखाएंगे तो वहां पे भी हम बात करेंगे कि वहां हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा आप 6.40 6.50 के नीचे नहीं जाएंगे और आप टुवर्ड्स 8.25 8.50 जाएंगे। तो ये हमारा ब्रॉड व्यू है। इसके नीचे चला गया तो व्यू कैंसल, फिर उसके पीछे आपको हम तो हट जाएंगे, फिर आपको जो बोलना है वो बोलिए। बट थॉट ये है कि भाई ये नंबर्स के साथ ये नंबर्स ऊपर के पेंडिंग है। जी। नहीं नहीं, बिल्कुल पॉइंट है इसमें। देखिए, हमारा काम है डेटा के साथ आपको चीजें दिखाने ना। अब जाना नहीं जाना यार, अब जी। बहुत सारी चीजें हमारे जी। कंट्रोल में थोड़ी। कल को कुछ और हो जाए, कोई बड़ी एकदम वॉर खत्म हो जाए और तेल $20 में बिकने लगे, असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो फिर तो एकदम लॉटरी लग जाएगी। तो रूल यहाँ जी। पे यही है। रूल यहाँ पे यही है कि 70% कॉन्फिडेंस लेवल, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड दोनों में मैंने आपको दे दिया कि भाई जी। 60 पैसे का स्टॉप लॉस, 120 पैसे का टारगेट। ठीक है? बस हम्म, और क्या है? ये आप पहले नीचे के 60 पैसा नीचे तो ले जाके दिखाइए, नानी याद आ जाएगी। जब इसके लिए बॉन्ड यील्ड को नीचे ले जाने में नानी याद आ जाएगी आपकी। इंडिया को आप 6.40 6.50 के नीचे ले जाके दिखाइए, यूएस को हम्म, आप 3.80 के नीचे ले जाके दिखाइए, नहीं होने वाला है 3.80 3.90। तो 60 पॉइंट का रिस्क है, 120 से 150 बेसिस पॉइंट का टारगेट है, 1:2 रिसॉर्ट से हेल्दी रिस्क रिवॉर्ड है, और हम्म, 70% कॉन्फिडेंस लेवल है। 30% तो भाई गलत जा सकते हैं, तो वो कोई भी जा सकता है। सो दिस मार्केट्स इज ऑल अ गेम ऑफ मैथ्स। लोग जब तक उसको नहीं समझेंगे ना, तब तक हमेशा हम्म, परेशान रहेंगे, इमोशनल रहेंगे, ट्रोलिंग, आप गलत चले गए, आप सही चले गए। अरे भाई, वी ट्रेड अ रिस्क रिवॉर्ड, वी ट्रेड अ स्ट्राइक रेट। 70% कॉन्फिडेंस लेवल, 1:2 एंड मोर रिस्क रिवॉर्ड, वी आर हैप्पी। आप देखिए आपको क्या करना है। जी। इसमें क्या करना है? रुपए में 96 पहुंच रहा है। देखिए तो करने दिल तो चाहता नहीं कि 100 जाए, लेकिन दिमाग अब रोज के रोज प्रोबेबिलिटी बढ़ती, जैसे जैसे आप एक एक रुपया आगे बढ़ा रहे हैं, आप 100 के पास जा रहे हैं। और चुंबक को आप समझिए, चुंबक से आप दूसरा लोहा अगर थोड़ा दूर रखते हैं तो थोड़ा आकर्षण रहता है, और पास आते हैं और जोर से खींचता है, और पास आते हैं और जोर से खींचता है। एकदम पास में आएंगे तो खींच लेगा, तो 100 खींचेगा। जैसे ही आप उधर उसके एकदम उसकी टेरिटरी में आएंगे ना खींचने की, 97 98 तो खट करके एक ही दिन में 2 दिन में खींचेगा। अब अब बाकी हमारे इंस्टीट्यूशंस लगे हैं भाई, आरबीआई की कोशिश पूरी रहेगी कि ना जाए। बट 98 98 50 जाने के बाद तो खट करके 100 इसको खींचेगा। तो मैं चाह रहा हूं कि वहां ना जाए, दिल से। दिमाग लेकिन बोल रहा है कि जाएगा, चुंबक इसको खींचेगा, और खींच ही रहा है, धीमे 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 आप देखिए खींच रहा है। तो हम्म, बड़ा मुश्किल है, तो ये तो रेड फ्लैग है ही ना। अब इसमें कोई इस पे डिबेट चर्चा करके इमोशनल होके बात करें तो अब आपका हाईएस्ट देखिए, इस बार वीकली चार्ट हाईएस्ट वीकली क्लोज है आपका, हाईएस्ट वीकली क्लोज। तो हम्म, यहाँ पे भी वही है कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आगे आगे बढ़ता जा रहा है। अब हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 92 पे आ गया है, जब ये 95 96 जब 95 पे था। 92 91 80 तोड़ेगा नहीं जब तक, तब तक ये 100 पार हो जाएगा। 91 80 जिस दिन तोड़ दिया, उस दिन ठीक है। हमारा व्यू कहां से चल रहा है आपके साथ, आप सोचिए। हम 72 73 से रूपी को धीमे धीमे अपग्रेड करते करते यहां तक लाए। तो जिन्होंने हमको 2 ढाई साल से फॉलो किया है, तो जब आप हम पिछले चैनल पे जब थे, तो जब 75 76 भी चला करता था तो बोलते थे 81 82। 81 82 आते आते लगा कि नहीं साहब नहीं रुक रहा है, 85 85 पे लगा कि अब तो रुकेगा ही नहीं, ब्रेकआउट है। तो 89 89 के बाद लगा अभी भी नहीं रुक रहा है, तो 93 95 अभी भी नहीं रुक रहा है, तो 100। दैट इज हाउ यू ट्रेड, यू कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस एंड टिल यू डोंट। जब तक आपका व्यू चेंज करने का कोई कारण नहीं आ रहा है, आप क्यों व्यू चेंज करेंगे? 2 साल से तो हम्म, 75 वाला रुपया मैंने आप लोग को 95 पे पकड़ा दिया है। और क्या चाहिए? इसके अलावा केवल भगवान के दर्शन है, वो मैं नहीं करा सकता। उसके लिए आपको किसी और को पकड़ना पड़ेगा। बाकी बाजार की मैथ्स मैंने आपको समझा दी है कि 75 से रुपया मैं 95 ले आया हूं 2 साल में, आपके सामने आपके चैनल पे। ठीक है? विदाउट हिटिंग द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, विदाउट हिटिंग द स्टॉप लॉस आप यहां आ गए हैं। और क्या है ट्रेडर का काम? कि आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हो, आपका टारगेट आता रहे। आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हो, आपका टारगेट आता रहे। जिस दिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट, उस दिन यू कैंसल।
करते रहिए, आपको जितनी ट्रोलिंग करनी है। खत्म, व्यू खत्म, काम खत्म, खेल खत्म। तो करेक्ट। इमोशन को मुझे स्पेशली कोई मतलब नहीं है, अगर इसको मैथ देखें का ना, काम है। जी, 84 के बाद से चार्ट पे दिख रहा है, जी, 84 के बाद से बहुत तेजी से रुपया ऊपर गया है। और जी, पिछले 3-4 महीनों में, मतलब जनवरी ऑनवर्ड्स तो बहुत ही तेजी से गया है। 96, मतलब अभी देखिए 95 पे जब था, जब क्रॉस किया था तो जी, आरबीआई जी, ने एक्शन लिया और वो एक हुँ, दिन के अंदर वो 92 आ गया था। जी, उसके बाद वो विद इन डे फिर से रिकवर हुआ और बढ़ते बढ़ते अब देखिए 96 रुपए टच कर रहा है। जी। तो समस्याएं सबको मालूम ही है, वीकनेस है रुपये में। देखिए, लेट्स मैं सी। तो खुद का एनालिसिस करते रहता हूँ ना, और मैं लॉन्ग टर्म वाला बंदा हूँ। तो मैं देखता हूँ मेरे लॉन्ग टर्म व्यूज़ 2 साल वाले, 4 साल वाले चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो कहीं मैं आपका पुराना चैनल देख रहा था तो वो मिला है, कहीं वीडियो मिलेगा तो मैं लिंक डालूँगा। हमने बहुत डिटेल में उस समय रुपया 74-75 पे डिस्कस किया था कि भाई 82, 85 फिर 80, और उसके बाद से तो आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि भाई 85 आया तो 91, 91 नहीं रुका तो 95, अब 95 नहीं निकला तो 100 खींचेगा। तो वेरी इजीली, इफ यू हैव अ लॉजिक एंड डिसिप्लिन फ्रॉम 75 टू 80, 95, भाई साहब अगर मैं किसी करेंसी डेस्क में किसी गोरे बैंक के साथ होता ना, तो एक तरफ सोना रखता और एक तरफ मेरे को तोल देता और बोल देता ये लो इंसेंटिव, ठीक है? उस तरह का कॉल दे दिया है। इससे ज्यादा क्या दूं मैं लोगों को? मेरे को नहीं समझ में आता है। अगर मैं किसी करेंसी डेस्क में होता ना, मेरे को एक तरफ सोने में तौल के बोनस दे देते, ये लो आपका अब साल ये का बोनस। सोने में कुछ नहीं मिल सकता, सोना खरीदना नहीं, 1 साल तक सोना में कुछ अब नहीं मिलेगा। सोना, नहीं नहीं, ये मैं तब बात कर रहा हूँ जब सोना 70,000 चलता था तब, सत्तर हाँ, अस्सी हजार अभी तो कौन तोलेगा सोने में, लेकिन लोग को मिलता है उस तरह। यूएस डेक्सेस में उस तरह के बोनस मिलते हैं, अगर आप अच्छे हाँ, कॉल्स लेके आते हैं लाइफ में। वो हमारा, आप गुड लक बैड लक जो भी बोलिए, हम नहीं है उस जी। डेस्क में, बट जो भी है, जो होगा और जिसने इस तरह का कॉल लिया है, वो सोने में तोला गया होगा उस करेंसी डेस्क पे। जी, तो खैर अब देखिए, इसमें दो दर्शकों को ये समझना चाहिए कि जो इक्विटी मार्केट है और जो मनी मार्केट है, दोनों, मैंने अपने चैनल पे सरवेन जी 2 बॉन्ड मार्केट पे शो बना के लोगों को समझाया कि अगर इक्विटी मार्केट को समझना चाहते हो तो पहले बॉन्ड मार्केट को समझो। मनी मार्केट इज द रियल, वो आपको असली पिक्चर दिखाता है। वहां में ये झोल नहीं चलता है कि 3 साल आगे की फॉरवर्ड अर्निंग पे हम आज आपको वैल्यूएशन देंगे, ये मनी मनी मार्केट में ये सब नहीं चलता। उधर आज क्या है मेरे को जी ये है, बताओ, आई अभी एग्री। कॉल मनी क्या चल रही वो बताओ। तो ये रेल जी, की 2 पटरियों की तरह चलते हैं पैरेलल, तो सीधे चलते रहते हैं। एक भी अगर डाइवर्ट हुआ तो दूसरा उससे तेजी से डाइवर्ट होता है। तो इसलिए जी, ये जी, जो इस समय डाइवर्जन है, बॉन्ड मार्केट दूसरी तरफ जा रहा है, मार्केट दूसरी तरफ जा रहा है। तो ये थोड़ा सा दर्शकों को सावधानी और समझने की बात करनी चाहिए। जी। और लोगों को पढ़ाता हूँ मैं, जब मैं लोगों को अपने मेंटरिंग में पढ़ाता हूँ क्लास में, तो मैं यही समझाता हूँ कि बॉन्ड मार्केट वो अम्ब्रेला है जिसके अंदर में सब छोटे-छोटे बच्चे उसी करेक्ट। के अंदर बारिश से बचे हुए हैं। बॉन्ड मार्केट ही आपका अम्ब्रेला है, एवरीथिंग एल्स इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। तो कमोडिटीज उसका एक 30% पार्ट होंगे, फॉरेक्स ट्रेडिंग उसका एक 50% पार्ट होगा। इक्विटी तो खाली 10-20% ही पार्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्पेस का। तो आप, यस। लोग इक्विटी में ही घुसे रहते हैं 10-20%, 80% तो आप छोड़ रहे हैं, जो कि फॉरेक्स, कमोडिटीज और बॉन्ड्स है। 20% भी मैंने इक्विटी ज्यादा बोल दिया, 10% ही है। बाकी तो 90% बॉन्ड, इक्विटी, बॉन्ड, फॉरेक्स और कमोडिटीज ही है डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम का। तो आप अगर इक्विटी इक्विटी की पिपुड़ी बजा रहे हैं, आप अपना ग्लोबल, और शंकर जी भी वही ट्वीट कर रहे थे, मैं तो सालों से यही बोल रहा हूँ, विदाउट डूइंग बॉन्ड्स, इक्विटीज, कमोडिटीज एंड फॉरेक्स, आप अपने अपने फाइनेंशियल जर्नी को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। सैडली सेइंग, इंडिया में 2 चीजें मिसिंग है, बॉन्ड मार्केट उतना लिक्विड नहीं है रिटेल के लिए, फॉरेक्स जो 2-2.5 साल पहले तक चलता था, 3 साल पहले तक, उसको आरबीआई ने बंद कर दिया किन्हीं कारणों से। अब आपके पास मजबूरी में बची 2 ही चीजें, इक्विटी और कमोडिटी। कमोडिटी में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड, 350, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 300 टू 350 बिलियन डॉलर्स ऑफ डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम एवरी डे। एनएससी क्या करता है? 10 से 12 बिलियन ही तो करता है कैश में ट्रेडिंग, उसके बाद आप डेरिवेटिव उसके ऊपर बिठाते हो। तो गोल्ड इज 35 टाइम्स ऑफ एनएसई वॉल्यूम। अब आप कहते हो साहब हम गोल्ड अपने बुक में रखेंगे नहीं, एलोकेशन में हमारे गोल्ड नहीं है। तो आपसे बड़ा मूर्ख फिर कोई नहीं है, अगर आप गोल्ड आपके बुक में नहीं है तो। आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड नहीं है, सपोज एनर्जीज नहीं है, तो आप बहुत बड़ा इनजस्टिस कर रहे हो अपनी अपनी पोर्टफोलियो को। बिकॉज़ आप 35x वाले ट्रेड में हो ही नहीं, और 10 वाले ट्रेड में आप घुसे पड़े हो, और आप कह रहे हो नहीं साहब हमें यही करना है, यही करना है। कब? यू जी। हैव टू डू एवरीथिंग, यू हैव टू डू एवरीथिंग। जी, एक्चुअली इसीलिए पोर्टफोलियो बैलेंसिंग और पोर्टफोलियो मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सरवेन जी, अब जी। देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है, क्योंकि अगले हफ्ते मेरी नजर तो इक्विटी मार्केट से ज्यादा इधर रहेगी, बॉन्ड और करेंसी पे। स्पेशली बॉन्ड पे मेरी ज्यादा नजर रहेगी, करेंसी में भी ज्यादा वोलेटिलिटी, क्योंकि बॉन्ड
लगातार लास्ट वीक 7 के ऊपर, जैसे होता नहीं घर बना लिया उसने, तो मैं उस पर नजर रखूंगा और देखते हैं कि वो क्या इशारे करता है, क्योंकि बहुत सारे मेजर्स गवर्नमेंट की तरफ से भी लिए जा रहे हैं, तो उनका क्या उपाय, क्या असर होता है, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब एवरी वीक बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, हर बार मैं कहता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगला हफ्ता हो जाता है, तो मैं फिर बार बार बोलता हूँ ये, तो देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है एट द बातचीत। कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग, हम भी तो ये बोलते हैं, लास्ट 2-4 हफ्ते से बोल रहे थे कि आप हमेशा वेट एंड वॉच। अरे भाई, वेट एंड वॉच करना भी बहुत जरूरी है। चार्ल्स डाउ साहब बोल चुके हैं अपने डाउ थ्योरी में कि लाइन एक साइडवेज करेक्शन, लाइन डिनोट्स फ्यूचर मूवमेंट अप और डाउन। लाइन को पढ़ना सीखिए। 4 हफ्ते की लाइन बनी थी निफ्टी में सीधी, वो नीचे टूटी है। कल टूट के उसका ऊपर विप्सो आ जाएगा, वो बात की बात है। फिलहाल अभी नीचे टूटी है, तो शॉर्ट टर्म में भी नीचे टूटी है, मीडियम टर्म टूट चुका है निफ्टी, लॉन्ग टर्म में भी रिस्क रिवॉर्ड बेयर्स के हाथ में। तो तीनों टाइम फ्रेम में डाउ थ्योरी के हिसाब से लॉन्ग टर्म, हम्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, चाहे आप आरआर देखिए, लॉन्ग टर्म आरआर नेगेटिव, मीडियम टर्म आरआर नेगेटिव, शॉर्ट टर्म आरआर गए हफ्ते में नेगेटिव, बिकॉज द लाइन हैज बीन ब्रोकन डाउन। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और रेड फ्लैग तो हम पिछले हफ्ते क्या जी 3-4 हफ्ते से रेड फ्लैग दे रहे हैं, तो लोग बोलते हैं आप रेड फ्लैग क्या होता है? अरे रेड फ्लैग यही होता है कि इसको आप अलर्ट रहिए, बॉन्ड पे अलर्ट रहिए, करेंसी पे अलर्ट रहिए, यही रेड फ्लैग है, यही आपको मंदी का कारण बनेगा। लोग ढूंढ जी। रहे हैं ना कि मंदी का कारण क्या बनेगा, यही दोनों चीजें बनेंगी मंदी का कारण, अगर मंदी आई बढ़ी तो। जो कि मुझे लग रहा है कि टुवर्ड्स ये लास्ट 6 महीने मंदी के बाकी हैं, तो दिवाली तक मंदी है। जी। चलिए फिर, तो मैंने डिस्क्लोजर भी दिखा दिया है, और अगेन रिमाइंड भी कर दे रहा हूँ कि कोई भी ट्रेड लें तो अपने एडवाइजर से पूछिए, अपना एवेट करिए, और अपने रिस्क, अपने फायदे देख के ही करिएगा। थैंक यू सरवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या तस्वीर बनती है अगले 5 दिन। और अब तो हर वीक पूरा, मतलब पूरा फुल ट्रेड, अब कोई छुट्टी उट्टी भी नहीं है, शायद लास्ट वीक में छुट्टी है अब मई के। तो तब तक जी। के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे।